लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बता रही थी जो कि अक्सर बिहार बोर्ड के माध्यमिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने भूगोल विषय का इकाई 4 तक का अध्ययन कर लिया है। अब मैं आज आपको इकाई 5 जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन का भाग 1 बताऊंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय। बच्चों, बिहार की कृषि एवं वन संसाधन से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है कि मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, लिखें। ये अक्सर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो बच्चों, मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भदई फसलें, दूसरा अगहनी फसलें, तीसरा रबी फसलें और चौथा होता है गर्मा फसलें। तो बच्चों, भदई फसल क्या है? भदई फसल जो है वह मई और जून में बोई जाती है तथा अगस्त और सितंबर में काट ली जाती है। इनमें प्रमुख फसल है भदई धान, ज्वार, बाजरा, मकई तथा जूट। ये सब हमारे प्रमुख भदई फसल है। इसके बाद दूसरा फसल है अगहनी फसल। अगहनी फसल जो है यह मध्य जून से अगस्त तक में रोपी जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इनमें अगहनी धान, अरहर, गन्ना, ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण फसल है जिसको हम रबी फसल के नाम से जानते हैं। यह रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में ही इसको काट लिया जाता है। तो रबी फसलों के अंतर्गत प्रमुख फसल है गेहूं, दलहन और तेलहन। इन सब की खेती रबी फसल में की जाती है। इसके बाद हमारे चौथा महत्वपूर्ण फसल है गर्मा फसलें। गर्मा फसलें जो है वह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और सिंचाई की सुविधा रहने पर ही गर्मा फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्मा धान या विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती गर्मा फसल के अंतर्गत की जाती है। तो बच्चों, ये था बिहार के प्रमुख फसल। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार की कृषि संबंधी किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करें। यानी कि बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा बिहार, हमारा देश सब कुछ कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ आज भी कृषि के मामले में हमारा देश, हमारा राज्य काफी पिछड़ा हुआ है और इसका कारण है कि हमारे कृषि की कुछ समस्याएं हैं। तो हम सबसे पहले हमारे बिहार की समस्या है सिंचाई की समस्या। यानी कि हम जानते हैं बच्चों कि बिहार की कृषि जो है वो पूरी तरह से मानसून पे निर्भर करती है। यहाँ न तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और न ही कोई विद्युत संचालित नलकूप का विकास हुआ है, जिसके कारण आज भी बिहार की कृषि जो है वो पिछड़ी हुई अवस्था में है। दूसरा प्रमुख समस्या है बिहार की कृषि का कि खेतों का आकार छोटा होना। बच्चों, बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का आकार जो है वो छोटा हो रहा है। जैसे ही परिवार में विभाजन होता है तब खेत में भी विभाजन कर दिया जाता है। नतीजा क्या होता है? खेत के छोटे छोटे टुकड़े बट जाते हैं और छोटे छोटे खेतों को यंत्रों से जुताई एवं सिंचाई करने में काफी कठिनाई होती है और यह महंगी भी पड़ जाती है। और तीसरा प्रमुख समस्या है बिहार की कृषि का उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव। बच्चों, बिहार में ज्यादातर किसान जो है वो सीमांत है या लघु है, यानी छोटे छोटे किसान हैं जो अपने आवश्यकता के अनुसार ही खेती करते हैं और फसल बोते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चल जाती है। नतीजा यहाँ पे क्या होता है कि पूंजी की कमी के कारण ये उन्नत किस्म के कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ होते हैं, जिससे कि कृषि की समस्या बनी रहती है। ये था कृषि की समस्या। अब उसके बाद तीसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में गेहूं के 5 उत्पादक जिलों के नाम लिखें। यानी कि आपको बताना है कि बिहार में कहाँ कहाँ किस किस जिले में गेहूं की अच्छी उत्पादन होती है। तो गेहूं के उत्पादन के प्रमुख जिले हैं दरभंगा, रोहतास, गया, सीवान, सारण, भोजपुर और औरंगाबाद। यानी इन सब जिलों में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है
अगहनी फसल किसे कहा जाता है। तो ये हमने पहले भी आपको बताया कि अगहनी फसल जो है वो बिहार की सबसे प्रमुख फसलों में गिनाई जाती है और यह मध्य जून से अगस्त तक में रोपी जाती है और नवंबर से दिसंबर तक में काट ली जाती है। इनमें अगहनी धान, अरहर, ज्वार, बाजरा और गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। इसके बाद का अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में वन विनाश के प्रमुख कारकों को लिखें। यानी क्या कारण है कि बिहार में वन विनाश होते जा रहा है, वन संपदा की कमी होते जा रही है। तो बिहार में वन विनाश के प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है मानव का हस्तक्षेप। यानी कि मानव हस्तक्षेप से ही वन विनाश जो है वो होते चला जा रहा है। मनुष्य जो है वो शौकिया तौर पे पेड़ की कटाई कर रहे हैं, घर बनाने के लिए लकड़ी वहाँ से काट के ले जा रहे हैं, जिससे कि जंगल जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। दूसरा इसका कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसे ही जनसंख्या बढ़ना शुरू होता है, कृषि भूमि का विस्तार बढ़ने लगता है, मनुष्य जो है अपने रहने के लिए निवास क्षेत्र का उपाय करने लगते हैं तथा जलावन और फर्नीचर के लिए भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है, जिससे वन का ह्रास हो रहा है। इसका तीसरा मुख्य कारण है कुछ नदियों द्वारा तीव्र गति से मार्ग परिवर्तन और चौथा कारण है केंद्र सरकार की उपेक्षा। यानी केंद्र सरकार भी वन के मामले में कोई अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं कि वन का विकास कैसे किया जाए, जिसके कारण वन का ह्रास होते जा रहा है। हमारा छठा प्रश्न है कि बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और क्यों। बच्चों, ये 2 नंबर के प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर एक साल के बाद ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और क्यों। तो बच्चों, हम जानते हैं कि बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी नदी है जिसमें बिहार में सर्वाधिक बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और जिससे अपार धन, जन इत्यादि की क्षति भी होती है। और यही एक ऐसी नदी है जो देश में सबसे तेजी से मार्ग बदलने वाली नदी है। यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद हमारा 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन कीजिए। क्या प्रश्न है हमारा कि सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करिए। तो बच्चों, हम पहले भी पिछले अध्याय में इस प्रश्न को बता चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि सोन परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए 2 शक्ति ग्रहों की स्थापना की गई है, जिसमें पहला है कि ऊंचे जलप्रपात की नहर पर डेहरी के समीप बनाया गया है और जिसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 6.6 मेगावाट है। और दूसरा पूर्वी ऊंचे जल स्तर की नहर वारुण में बनाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 3.3 मेगावाट है। यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत जो है हमारे बिहार में 2 जगह बनाया गया है। एक जगह का उत्पादन क्षमता जो है वो 6.6 है और दूसरे जगह का उत्पादन क्षमता 3.6 मेगावाट है। बच्चों, आज के अध्याय में इतना ही काफ़ी है और अगले अध्याय में इसका भाग 2 मैं लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए